संविधान की प्रस्तावना देश की राजनीति के लिए बहुत उपयोगिता और महत्व रखती है। तो संविधान की प्रस्तावना देश की राजनीति के लिए बहुत उपयोगिता और महत्व रखती है, लेकिन न्यायशास्त्र के संबंध में इसकी कुछ सीमाएं हैं। विस्तार में बताइए। तो संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल बताया है। फिर इसकी उपयोगिता क्या है? तो यह राज्य की प्रकृति बताती है। यह बताती है कि भारत एक संप्रभु साम्राज्य समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य है। फिर है राज्य की प्रकृति को प्राप्त करने का साधन बताती है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। फिर है संविधान के अधिकार का स्रोत, तो भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करती है। निर्देश के रूप में है ये। निर्माताओं ने प्रस्तावना को निर्देश के रूप में संविधान में सम्मिलित किया है। फिर वैधता की जांच, प्रस्तावना की व्यवस्थाओं को संविधान में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन वैधता की जांच के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर प्रस्तावना की सीमाएं क्या हैं? तो बेरोजगारी विवाद में उच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। इसके अतिरिक्त इसमें प्रयोग की गई अनेक व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और कहा कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही शक्तियों पर प्रतिबंध, और गैर न्यायिक के साथ साथ यह अनुच्छेद की तरह प्रभावी भी नहीं है। प्रस्तावना अन्य देशों के संविधान की प्रतिलिपि है तथा इसमें राज्य को पूर्ण रूप में समाजवाद राष्ट्र माना है। प्रस्तावना की अधिकतर विशेषताएं संविधान के मूलभूत ढांचे का भाग है तथा प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा, कुंजी और आभूषण है, जिसमें हमारे पास राजनीतिक तौर तरीकों को दर्शाया गया है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तन कर सकती है। भारत का संविधान व्यापक अर्थों में एक सार्वभौमिक कॉस्मोपॉलिटन संविधान है। स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है क्योंकि इसमें सार्वभौमिक, समावेशी और संतुलन जैसे गुण सम्मिलित हैं। इसका निर्माण 60 देशों के विभिन्न संविधान को भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार बनाया गया है, जिसको किसी भी देश पर क्रियान्वित किया जा सकता है, जिसे कारण बस इसमें सार्वभौमिकता का वाला गुण है। पहला, समावेशी। जनजातियों के लिए 5वां और 6वां अनुच्छेद और अनुच्छेद 244, महिलाओं के लिए 15, 16 और आरक्षण का प्रावधान। फिर अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 और 30, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रावधान। संतुलित करने वाला, लचीला है, कठोर है। फिर जीवंत दस्तावेज है, केंद्र और राज्य के मध्य संतुलन रखता है, मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य का समावेश है। फिर प्रगतिशील कैसे है? क्योंकि पर्यावरण संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 48 में, नीति निर्देशक तत्व के रूप में सम्मिलित भाग 4, और भारतीय संविधान में कोई पूर्व निर्धारित सीमा नहीं है, जिसके कारण विभिन्न प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो ये है इसके प्रगतिशील। तो क्वेश्चन में आएगा समावेशी कैसे है? तो जनजातियों के लिए 5 और 6 अनुच्छेद है, 244 है, महिलाओं के लिए अनुच्छेद 15, 16 और आरक्षण का प्रावधान, अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 और 30, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रावधान। संतुलित कैसे है? लचीला और कठोर है, जीवन दस्तावेज है, केंद्र और राज्य के मध्य संतुलन है, मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य का भी समावेश है। फिर प्रगतिशील में क्या है? पर्यावरण संबंधी प्रावधान है और नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया है, और इसमें कोई पूर्व निर्धारित सीमा नहीं है, जिसके कारण हम अनुच्छेद 368 के माध्यम से नए प्रावधान जोड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन है, संविधान, भारतीय संविधान में एकात्मक व संघात्मक तत्वों के अद्भुत संयोग है। तो अद्भुत संयोग कैसे है एकात्मक और संघात्मक तत्वों का? भारत संविधान निर्माताओं की
आकांक्षा ऐसा संविधान बनाने की जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता को बनाए रखे और राज्य को भी स्वायत्ता मिले। इसलिए संघात्मक व एकात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया। संविधान में अनेक प्रावधान केंद्र को राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली बनाते हैं। तो अनेक प्रावधान है जो केंद्र को अधिक अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में स्थान, समवर्ती सूची में केंद्र के निर्णय को प्रमुखता और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, आपातकाल में केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण, फिर इकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, संसद को राज्य पुनर्गठन का अधिकार और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य के केंद्र पर आर्थिक निर्भरता। संविधान में कुछ प्रावधान संघात्मक व्यवस्था को दर्शाते हैं, जैसे लिखित व सर्वोच्च संविधान, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, केंद्र राज्य के मध्य विवादों की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका आदि। इस प्रकार दो प्रकार की व्यवस्थाओं का समावेश राष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार एक ही संविधान में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, डीपीएसपी सुशासन के लिए एक अनौपचारिक घोषणा पत्र है। यदि कोई राजनीतिक दल सत्ता में रहते हुए उनका ठीक से पालन कर सकता है तो किसी अन्य घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में डीपीएसपी के महत्व और सीमाओं की जांच करें। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान की मूल आत्मा व दर्शन है। राज्य के निधि निषेधक तत्व के महत्व क्या है? तो पहला महत्व है ये वितरणकारी न्याय के रूप में इसका उल्लेख है। वितरणकारी न्याय के में उल्लेख है अनुच्छेद 38। फिर अनुच्छेद 38 में जैसे जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था, अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत, फिर अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति के तथा कमजोर वर्गों को बढ़ावा, फिर इस ये जवाबदेहिता नीति निदेशक तत्व के द्वारा विरोधी दल सत्ताधारी दल के विरुद्ध जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। फिर आर्थिक लोकतांत्रिक राज्य तथा लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में, तो आर्थिक लोकतांत्रिक राज्य तथा लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में। फिर शक्तियों का विकेंद्रीकरण, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 46 सामाजिक हितों को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक। तो यहाँ पे शक्तियों के पृथककरण की बात की गई है। फिर संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्व को राज्य के लिए प्रगतिशील मार्गदर्शक के सिद्धांत के रूप में बताया है। फिर अनुच्छेद 37 में यह वर्णित किया है कि नीति निर्देशक तत्व की प्रगति गैर न्याय उचित है, लेकिन देश के शासन को चलाने के लिए यह मूलभूत तत्व है। फिर वैधानिक जांच के अनुरूप के रूप में अनुच्छेद 44 है। फिर अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन इत्यादि प्रगतिशील मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में है। तो राजनीति निर्देशक तत्व के महत्व हो गए। फिर नीति निर्देशक तत्व की सीमाएं क्या हैं? तो यह गैर न्याय उचित प्रकृति का है। फिर संवैधानिक टकराव इसमें होता है, जैसे कि केंद्र व राज्य के बीच के संतानन के अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है और इन्हें लागू न होने पर राज्य को बर्खास्त कर सकता है। फिर मूल अधिकारों एवं निधि निषेधक तत्वों में टकराव, मूल अधिकार न्यायोचित है जबकि निधि निषेधक तत्व गैर न्यायोचित है। मूल अधिकार नकारात्मक हैं जो राज्य को प्रतिबंधित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं जो राज्य को कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। तो संवैधानिक टकराव हो जाता है। फिर इन नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए कोई भी समय सीमा का प्रावधान नहीं है। फिर तर्कहीन व्यवस्था, एन श्रीनिवासन के अनुसार उन्होंने ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और ना ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो इनको तर्कहीन व्यवस्था बताया है किसने? एन श्रीनिवासन ने।
आधुनिक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों में नीति निर्देशक तत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना होता है। इसलिए कोई राजनीतिक दल सत्ता में रहते हुए इनका पालन करे तो उन्हें किसी अन्य घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विद्यमान मूल कर्तव्यों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके साथ ही उन तरीकों को भी चर्चा कीजिए जिसने विभिन्न मंत्रालय व्यक्तिगत मूल कर्तव्यों को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। तो मूल कर्तव्यों की विशेषता क्या क्या है? तो नागरिकों के मूल अधिकार और मूल कर्तव्य आपस में संबंधित हैं और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया। इसी कारणवश वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के 1946 के द्वारा भाग के अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया। मूल कर्तव्य की विशेषताएं हैं, राज्य के मूल कर्तव्य अपरिवर्तनीय हैं, अर्थात हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं। तो मूल कर्तव्य अपरिवर्तनीय है और इनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं, लेकिन सांसद विधि के द्वारा कानून बनाकर इन्हें क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। फिर मूल कर्तव्य नैतिक हैं, लेकिन और कुछ नागरिक जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान नागरिक का कर्तव्य है। तो कुछ मूल कर्तव्य नैतिक हैं और कुछ नागरिक हैं, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान नागरिक का कर्तव्य है। फिर नागरिकों के मूल कर्तव्य भारतीय जीवन पद्धति जैसे भारतीय परंपरा धर्म से संबंधित है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशियों के लिए, जैसे हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व तथा उनका परीक्षण। फिर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य रूसी संविधान से प्रभावित होकर सम्मिलित किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा मूल कर्तव्यों को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका, जैसे कि कानून के द्वारा क्रियान्वयन। गृह मंत्रालय राज्य के साथ मिलकर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित व हिंसा से दूर रख सकते हैं। अनुच्छेद 51 ए फिर 1। तो सांस्कृतिक मंत्रालय राष्ट्रीय ध्वज संहिता को लागू कर सकती है। फिर योजना के द्वारा क्रियान्वयन, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी अवधारणा का क्रियान्वयन। फिर वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अटल टिंकरिंग लैब जैसे कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञान अर्जन की भावना का संचार हो। फिर जागरूक के लिए करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से मंत्रालय स्त्रियों के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान माध्यम से बच्चों को शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कमियों को दूर करने के लिए संसद विभिन्न प्रावधानों को मूल कर्तव्य में जोड़ सकता है, जैसे करों को चुकाने का प्रावधान इत्यादि। तो ये तो हो गया अपना डे 1 का। फिर है राज्यसभा ने केवल हमारी राजनीति में एक रचनात्मक तथा प्रभावी भूमिका निभाती है, बल्कि इसने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए भी योगदान किया है। तो राज्यसभा न केवल हमारी राजनीति में एक रचनात्मक व प्रभावी भूमिका निभाती है, बल्कि राष्ट्र की एकता अखंडता में भी योगदान करती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यसभा एक प्रभावी एवं संतुलित सदन है, जो गाड़ी के दो पहियों के समान है। राज्यसभा की राजनीति में रचनात्मक है प्रभावी भूमिका। तो प्रबुद्ध सदन के रूप में राज्यसभा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े उन अनुभवी और पेशेगत लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विचारशील सदन के रूप में लोकसभा के द्वारा बनाए गए दोषपूर्ण और अविवेकपूर्ण विधान की समीक्षा करती है।
फिर राज्यसभा की राष्ट्र की एकता अखंडता के रूप में भूमिका। तो अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संसद को अधिकृत करती है। अनुच्छेद 312। संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत करती है। अनुच्छेद 249। यह देश में सेफ्टी वॉल्व की तरह कार्य करती है, क्योंकि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व कर उनकी समस्या का निष्पादन करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, उन उपबंधों का उल्लेख कीजिए जिसमें संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो इसमें आ गया राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, केंद्र व राज्य कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विस्तार, फिर 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, वस्तु एवं सेवा कर, संविधान संशोधन 368 की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया। फिर राष्ट्रपति की कूटनीतिक एवं राजनयिक शक्तियों का वर्णन। तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष के रूप में विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। समस्त राजनयिक व्यवहार राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न किए जाते हैं। विदेशों में भेजे जाने वाले राजनयिक प्रतिनिधित्व राजदूतों एवं वाणिज्य दूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र पर भी राष्ट्रपति स्वीकार करता है। अंतरराष्ट्रीय संधियां समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। फिर भारत में संघवाद की नवीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का आंशिक विभाजन। आजादी के बाद भारतीय संघवाद का स्वरूप निरंतर बदल रहा है, जैसे केंद्रीकृत संघवाद, फिर है सहयोगी संघवाद, फिर है एकात्मक संघवाद। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद मुख्यतः दो प्रकार के संघवाद अस्तित्व में आए हैं। पहला तो सहकारी संघवाद और दूसरा है प्रतिस्पर्धी संघवाद। सहकारी संघवाद है केंद्र राज्य के मध्य क्षेत्रीय संबंध, राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में एवं क्रियान्वयन में राज्य की भागीदारी को सुनिश्चित करना, विभिन्न केंद्र व राज्यों की संयुक्त उपक्रम या उद्यम, ई नाम मंडियों का निर्माण, जीएसटी कानून को अपनाना, अनुचित अनुसूची 7 में उल्लिखित विषयों में केंद्र राज्य के मध्य सहयोग, नीति आयोग का गठन, टॉप टू बॉटम अप्रोच के स्थान पर बॉटम टू टॉप अप्रोच, 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय विभाज्य पूलों में राज्यों का हिस्सा 41%। प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद प्रकृति सहकारी संघवाद का परिष्कृत रूप है। राज्य क्षेत्रीय संबंध, देश में अधिक मुक्त बाजार व्यवस्था की स्थापना, राज्यों को द्वारा स्वयं निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य में विकासात्मक कार्य एवं विभिन्न नीतियों का निर्माण करना, स्वच्छ भारत रैंकिंग प्रणाली, राज्यवार विभिन्न पुरस्कार एवं लाभ, फिर राज्यवार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ताकि प्रतिस्पर्धी वातावरण का निर्माण, स्वास्थ्य शिक्षा आदि क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना, केंद्र सरकार द्वारा पहले से आवंटित धन के उपयोग के आधार पर राज्यों को धन आवंटित करना, राज्य द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, राज्य द्वारा जैसे कि रेसिडेंट राजस्थान, फिर केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन करना, राज्यवार एसडीजी इंडेक्स, फिर चूंकि वर्तमान समय में राज्य में विभिन्न सामाजिक आर्थिक मानक आर्थिक पैटर्न राज्यवार प्रतिनिधित्व का काम होना आदि चुनौतियां विद्यमान है, अतः सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के प्रयासों जैसे नीति आयोग अनुच्छेद 263 के तहत केंद्रीय राज्य परिषद का पुनः सक्रिय आदि को मजबूत करना आवश्यक है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताते हुए इसे सीमित करने वाले प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो किसी भी प्रकार के अप्रत्याशित और अविलंबनीय मामलों को निपटाने हेतु अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सत्रावसान की अवधि में
अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रभाव शक्ति में संसदीय विधि के समान है तथा इसके माध्यम से संसदीय अधिनियम में भी संशोधन किया जा सकता है। जब संसद की विपक्ष प्रभावी भूमिका का निर्वहन न कर कर केवल विरोध के लिए विरोध करता है, तब यह शक्ति शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। हालांकि अनेक मौकों पर इसके दुरुपयोग के कारण इन संभावनाओं को समाप्त करने के लिए अनेक सीमाएं भी आरोपित की गई हैं तथा यथा यह अस्थायी होता है और दोनों सदनों के सत्र आरंभ होने के केवल 6 सप्ताह तक ही बना रहता है और इसके बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। इसके माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। संसद के दोनों सदनों के सत्र चालू होने की स्थिति में जारी नहीं किया जा सकता। संसद से अध्यादेश के अनुमोदन हेतु सरकार द्वारा संसद के समक्ष स्पष्टीकरण देना होता है। हालांकि अध्यादेश जारी करने हेतु राष्ट्रपति की संतुष्टि पर्याप्त है, किंतु आर.पी. कूपर बाद में अनुसार इसे असद्भावना के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। 1987 में डी.सी. वाधवाबाद के निर्णय के अनुसार एक ही अध्यादेश को किसी लेख के साथ बार-बार दोहराना असंवैधानिक है। 2 जनवरी 2017 को कृष्ण कुमार बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः वाधवा निर्णय को पुष्ट किया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के खजाने का संरचना स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसे भारतीय खजाने का संरक्षक कहा जाता है क्योंकि यह निम्न व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। भारत के प्रत्येक राज्य विधानसभा वाली यूटी की संचित निधि, तो प्रत्येक विधानसभा वाली यूटी की संचित निधि, भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और विभिन्न पीएसयू के लेखाओं को सहयोग करता है। फिर संसद की वित्तीय समितियां उनकी भी करता है। हालांकि कैग की आलोचना खर्च होने के बाद समीक्षा करने वाली संस्था के रूप में की जाती है, परंतु कैग ने समय समय पर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। फिर है राष्ट्रीय और राज्य विकास एजेंडे को संरेखण और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग की संगठनात्मक संरचना के भीतर कौन कौन से तंत्र मौजूद हैं। नीति आयोग भारत की सरकार की नीति निर्माण का एक शीर्ष प्रबुद्ध मंडल यानी थिंक टैंक है जो निदेशकीय एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसमें एक शासकीय परिषद और सभी राज्य व केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा अन्य केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपालों का प्रावधान है। विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल ऐसे व्यक्ति जो विशेषज्ञ, सुविज्ञ एवं अभ्यासी हो, उनके पास संबंधित क्षेत्र का ज्ञान हो, प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचे में उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, सदस्य पूर्णकालिक राज्य मंत्री के पद के समकक्ष और अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 विश्वविद्यालय एवं शोध संगठनों से संबंधित। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य व मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सम्मिलित किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत क्या है? तो एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ वाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के संदर्भ में पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और कहा कि कुछ संसाधन जैसे हवा, पानी और जंगल आदि का महत्व इतना है कि इन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना अनुचित होगा। अतः अनुच्छेद 48(a) के तहत राज्य द्वारा जनता द्वारा उपयोग व उपभोग किए जाने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी होगा।
यह सिद्धांत आम जनता के लिए कानूनी अधिकार है और राज्य पर कर्तव्य निभाने के लिए एक सकारात्मक दायित्व लागू करता है। फिर संविधान में संशोधन करने के लिए संसद स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, किंतु इसकी यह विशेषता है कि लिखित होते हुए भी लचीला या कठोर नहीं, इसमें कठोर व लचीले दोनों की विशेषताओं का समन्वय है। किंतु संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान में संशोधन से संबंधित संसद के अधिकार एवं न्यायालय के अधिकार के मध्य एक सामंजस्य बनाने का प्रयास हमारे संविधान में पहले से ही उपलब्ध है। संविधान ने न्यायालय को एक ऐसा अधिकार दिया है जिसकी सहायता से न्यायालय किसी विधि को शून्य घोषित करे, लेकिन राज्य में प्रत्येक अंग पर कुछ मर्यादाएं आरोपित की गई हैं जिनके उल्लंघन की दिशा में न्यायालय इन विधियों को शून्य घोषित कर सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 13 के तहत किसी भी विधि को निरस्त किया जा सकता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया है। इसके तहत संसद कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकती जिससे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हो। संसद ने इसे आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की प्रक्रिया में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर यह प्रावधान कर दिया है कि संसद की विधायी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में अमान्य कर दिया क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो संविधान की मूल विशेषता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना के आधार पर संसद की युक्तिपूर्ण निर्बंधन आरोपित कर सकता है। पूर्ण बहुमत की सरकार के दबाव में चुनाव आयोग अपनी स्वायत्तता खोता जा रहा है। आलोचना तक टिप्पणी कीजिए। तो भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था है, किंतु चुनाव आयोजन की तारीखों की घोषणा आदर्श चुनाव आचार संहिता और निर्वाचन आयुक्त के फैसले के संदर्भ में चुनाव आयोग पर पूर्ण बहुमत की सरकार के दबाव में काम करने पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके कुछ संभावित कारण निम्नलिखित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार द्वारा करना। फिर चुनाव आयुक्तों के वेतन भत्ते और हटाने की प्रक्रिया सरकार के अधिकार क्षेत्र में होना। निर्णयों में अल्पमत रखने वाले चुनाव आयुक्त की राय का महत्व न होना और चुनाव आयोग के पास खुद की मशीनरी न होना। किंतु उपयुक्त गुण मुद्दों के आधार पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाना तार्किक नहीं, क्योंकि चुनाव आयुक्तों के रूप में सत्यनिष्ठ प्रशासकों का चयन। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान व अन्य सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह के बिना नहीं हटाए जा सकते। चुनाव आयुक्तों के वेतन भत्तों में गैर लाभकारी परिवर्तन संभव नहीं। चुनाव के समय राज्य की मशीनरी चुनाव आयोग के निर्देशन पर कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने नवाचारों को तहत सर्विस वोटर वीवीपैट ई-विजिल ऐप के माध्यम से चुनावी गड़बड़ी रोकना, ईवीएम मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रयास किए हैं, जो चुनाव आयोग को निष्पक्ष और स्वायत्त बनाने के साथ साथ प्रगतिशील भी बनाती है। गठबंधन राजनीति में दबाव की राजनीति की जाती है, स्पष्ट कीजिए। गठबंधन राजनीति से तात्पर्य है सरकार बनाने हेतु दो या दो से अधिक पार्टियों का चुनाव पूर्व या चुनाव पश्चात साथ जाने से है। भारतीय राजनीति 1952 से गठबंधन अधिक नहीं थी। 1977 से गठबंधन का उभार हुआ और 1991 में गठबंधन राजनीति शुरू हो गई। गठबंधन राजनीति में सहयोगी पार्टी के सहयोग को बनाए रखने के लिए सरकार सीटों की संख्या, मंत्रियों की संख्या एवं विभाग में परिवर्तन करती है।
नीतिगत दबाव 2008 में अमेरिकी परमाणु नीति में लेफ्ट पार्टियों का द्वारा दबाव और सरकार की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह गठबंधन राजनीति में देखा जाता है। हालांकि कई बार गठबंधन राजनीतिक स्थिरता में भी सहायक होती है। दल विरोधी कानून का प्रभावी क्रियान्वयन होना शेष है। विवेचना कीजिए। 52 संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम 1985 जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य विधायकों संसदों के एक दल से दूसरे दल में जाने पर अंकुश लगाना था, परंतु इसका प्रभावी क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि यह कानून होलसेल ट्रेडिंग 2/3 को मान्यता प्रदान करता है। उदाहरण गोवा, राजस्थान। सदस्यता के निर्णय की शक्ति लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष के पास होना, सदस्यता निर्णय पर समय सीमा न होना और मंत्री या पुनः सदस्य बनने पर रोक न होना। समाधान: लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष की बजाय स्वतंत्र प्राधिकरण निर्णय हो। उच्चतम न्यायालय निर्णय 2019। होलसेल ट्रेडिंग पर रोक लगाई जाए। दल बदल विरोधी पर 6 वर्षों तक किसी भी लाभ के पद पर रोक। निर्णय पर समय सीमा लगाई जाए। फिर है भाषावाद के उग्र स्वरूप को शांतिपूर्ण सद्भाविकता में बदलने के उपायों पर प्रकाश डालिए। उग्र भाषाई आंदोलन राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती है, जिसके शांतिपूर्ण हल के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं। मुख्य बहुसंख्यक हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी भाषी राज्य को समझाइश की जाए कि हिंदी प्रादेशिक भाषा के लिए चुनौती नहीं बल्कि सहायक के रूप में है। सभी को विश्वास में लेकर सुनियोजित तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। त्रिभाषा फॉर्मूले को केंद्र और राज्य स्तर पर व्यवस्थित रूप से लागू किया जाए। हिंदी के प्रसार में सहायक प्रादेशिक भाषाओं का विस्तार किया जाए। भाषाई आदान प्रदान हेतु सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार करना। पर्यटन को बढ़ाकर हिंदी की आवश्यकता को व्यवहारिक बनाया जाए। राजनीतिक संकीर्णताएं समाप्त कर भाषावाद की समस्या का हल राष्ट्रीय हित में ढूंढा जाए। अंग्रेजी भाषा का उपयोग प्रशासनिक प्रयोजनार्थ एवं अनुवाद की सीमा तक ही हो और यह भावना मजबूत करना कि भाषाएं संप्रेषण या जुड़ाव का माध्यम है, विभाजन का नहीं। जातिगत राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र को बृहद रूप में प्रभावित किया है। समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। जयप्रकाश नारायण के अनुसार जाति भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है, अतः जाति ने भारतीय लोकतंत्र को सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार से बृहद रूप में प्रभावित किया है। सकारात्मक प्रभाव: जाति व राजनीति के संबंध ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, जो सामाजिक व एकता की भावना का विकास करता है। राजनीतिक सक्रियता और जागरूकता में वृद्धि करता है। जातिवाद के कारण निम्न जातियों ने खान-पान, वेशभूषा, रहन-सहन उच्च जातियों का अनुसरण किया, जिससे सांस्कृतिक एकता में वृद्धि हुई। जातियों के पद सोपानीय संबंध कमजोर होने से विभिन्न जातियों में समानता। जातिगत विभिन्नीकरण के कारण कोई भी समुदाय बहुसंख्यक नहीं, अतः बहुसंख्यक तानाशाही से सुरक्षा। लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव: बंधुत्व एकता की हानि, जातीय संघर्षों का हिंसक होना। जातिगत राजनीति से समाज में संघर्ष व अशांति की उपस्थिति। जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने एवं मतदान व्यवहार से अयोग्य लोगों का द्वारा शासन। राष्ट्रीय हितों पर जातिगत हितों की प्राथमिकता। जाति आधारित राजनीतिक दलों के गठन से लोकतंत्र विकृत हो जाता है। जातिवादी सोच से वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास अवरुद्ध। अल्पसंख्यक जातियों में असुरक्षा की भावना। शक्तिशील जातियां संगठन दबाव समूह के रूप में कार्य करती हैं, जिससे स्वतंत्र निष्पक्ष निर्णय लेना मुश्किल। वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने से राष्ट्रीय हितों को नुकसान। सांप्रदायिकता क्या है, इसके दुष्परिणाम बताते हुए दूर करने के उपाय बताइए।